सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, मुल्क में सियासी मंजरनामा रोज बरोज बदलता जा रहा है। जो जो मुमकिन इलेक्शंस की तारीख और मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख नजदीक आ रही है, नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा कारकुनान को मियां साहब के इस्तकबाल के लिए घरों से निकालने में सरगर्म है, ताकि मीनार पाकिस्तान पर मियां नवाज शरीफ की आमद के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद को जमा किया जा सके। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए बड़े बड़े बयान भी दागे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के जमाने में आटा 35 रुपए किलो था और चीनी 52 रुपए किलो थी और महंगाई नाम की कोई भी चीज मौजूद ही नहीं थी। नवाज शरीफ का यह जुर्म था कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर मेहनत की और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई, इंतकाम लेने नहीं आ रहे, आवाम को फलाह बहबूद पे की राह पर गामजन करने के लिए आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे। लेकिन मियां साहब ये बताना शायद भूल गए कि एक महीने पहले इस मुल्क में उनकी हुकूमत थी और उनकी हुकूमत में आटा 35 रुपए के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर 130 रुपए तक पहुंच गया था और चीनी की अगर बात की जाए तो 52 रुपए के बजाय 152 रुपए की मिल रही थी, बल्कि मिल वो भी नहीं रही थी। ये मैं रेट आपको बता रहा हूं, आप जाते थे ना इस रुपए लेने, तब भी मिल नहीं रही थी, यूटिलिटी स्टोर्स पे लंबी लंबी लाइन लगी होती थी। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब कि क्या नवाज शरीफ के आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर नवाज शरीफ ही महंगाई का वाहिद हल है तो फिर उन्होंने महंगाई पर काबू पाने का हल अपने छोटे भाई को क्यों नहीं बताया? क्या वाकई मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन होगा और क्या नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों का सामना करेंगे? ये इस वक्त एक मौजूदा सवालात हैं कि अब इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन एक और मसले का जिक्र करते हैं। मुल्क में गर्मा गर्मी के साथ साथ अफगान मुहाजिरीन का मसला भी है जो कि रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों को जहां बिजली, गैस और पानी जैसे मसाइल का सामना है, वहीं गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मकीम अगवानियों का भी सामना है। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान के कोने कोने में मकीम हैं, जिन्हें बेदखल करना अब यकीन जानिए नागुज़ीर हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी इजलास में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की 1 नवंबर तक रज़ाकाराना तौर पर वापस अपने मुल्क चले जाएं। 1 नवंबर के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी तौर पर मकीम लोगों को डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में बराह रास्त अफगानिस्तान मुलव्विस है। आज पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों की फायरिंग से 12 साला बच्चा समेत 2 पाकिस्तानी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हो गया है। तो आज ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं बाबर अलाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अमानुल्लाह कुमरानी साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे चल के महमूद मौलवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे थोड़ी सियासी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब बाबर अलाउद्दीन साहब, ये बताइएगा सर, ये अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है ये तवील अरसे से पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। मतलब बहुत सारे इलाके कराची में ऐसे हैं जहां पर अफगानियों ने बाकायदा अपनी बस्ती बनाई हुई है और पाकिस्तानी शहरी वहां पर जाने से भी घबराता है, परेशान होता है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। और फिर देखने में आता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां होती हैं तो उसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता भारत और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं मुलव्विस होता है, इनका गठजोड़ मुलव्विस होता है। सर, अब तो सरफराज बुगटी साहब भी ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि इनको वापस भेजा जाए। आपको क्या लगता है कि इनको वापस भेजना किस हद तक नागुज़ीर है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए मौका फराहम किया। अफगान महाजिरीन का इशू जैसे आपको पता लेट 70s में शुरू हुआ था, जब साबका सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उसके बाद अफगानिस्तान में जो सिचुएशन पैदा हुई तो बहुत बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए, उनके कैंप्स बनाए गए। उनमें से ज्यादातर कैंप जो खैबर पख्तूनख्वा में थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दूसरे इलाकों में भी कैंप्स बनाए गए। फिर उसके बाद बतदरीज अफगानिस्तान में आपको पता है गुज़श्ता 4 दहाइयों से सिचुएशन ऐसी रही है कि कभी भी इस तरह के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहे कि वो लोग विलिंगली अपने मुल्क में वापस जाके तो वहाँ पर जिंदगी अपनी उसी तरीके से गुजार सके जिस तरीके से वो पहले रहते थे। आज भी पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी महाजरीन की तादाद को होस्ट किए हुए है और दुनिया में शायद इतनी बड़ी तादाद में ये महाजिर रह रहे हों।
अभी जहां तक मसला ये है कि ये वापस क्यों नहीं गए और यहाँ पर है कि क्या करते हैं, ये हम सबको पता है कि महाजरीन का इशू बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड इशू है, ह्यूमन राइट्स के जुमरे में आता है। तो जब महाजरीन किसी मुल्क में इस तरह की सिचुएशन के तहत अपने नेबरिंग कंट्री में या कहीं और तुर्क वतन करके जाते हैं, तो सियासी पनाह ले लेता है, तो किसी बुनियाद पर चला जाता है, तो उनको आप रिफ्यूज वैसे एज पर प्रिंसिपल कर नहीं सकते। तो इसी वजह से पाकिस्तान को मजबूरन इनको यहाँ पर पनाह देनी पड़ी। अब अफगानिस्तान हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क भी है, हमारा हमसाया मुल्क भी है, तो इसलिए पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इनको यहाँ पर रख के इनको हर किस्म की सहूलतें फराहम की जाए। शुरू में तो हम सबको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम ममालिक ने मदद की। अब ऑफ लेट इशू ये बन गया कि जब से अमेरिका का इंसला हुआ अफगानिस्तान से 2 साल पहले, जो तालिबान की इंटरिम अफगान गवर्नमेंट है, उनके आने के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे इश्यूज रेज किए हुए अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कि बहुत सारे अफगान महाजरीन, कुछ तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है, बहुत से ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहते हैं, और ये सिर्फ रहते नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज खिलाफ कानून भी हैं, बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं, उनकी शिकायत आती भी हैं। सर प्रिसाइजली अगर मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब सवाल करूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्या वजूहात है, कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकती हैं? मुल्क हमारा है, वतन हमारा है, इनको हमने पनाह दी, भाई समझा, यहां बुला के बसाया बिठाया, लेकिन उसके बावजूद अब ये इनको वापस जाना चाहिए, ये मुस्तकिल तो यहाँ के रिहायशी नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सुराब गोड आप देख लें, बेशुमार फेडरल एरिया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग बाकायदा तौर पर अपनी बस्तियाँ बना के बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई कार्रवाई होती नहीं है इनके खिलाफ। और फिर देखने में आया कि कराची में जराइम की जो वारदातें होती हैं, जिनको राजनी की वारदातें कहा जाता है, वो भी फिर जो राजन होते हैं वो डकैती करने के बाद या छीना झपटी करने के बाद इन्हीं इलाकों की तरफ चले जाते हैं। जी आपने दुरुस्त फरमाया, इसमें यकीनन कोई दो राय हो नहीं सकती, इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि स्टेट की जिम्मेदारी है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना, इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की हैसियत से हमारा फर्ज भी है, हर हुकूमत का फर्ज है कि उस चीज़ की यकीन दहानी अपने आप को भी अपने अवाम को भी कराए कि जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तानी तो है ही हैं, दूसरे भी वो हमारे कवानीन पर सख्ती से अमल करें। आपने कहा कि इन खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, यकीनन इसमें एक विल की कमी है और हर गवर्नमेंट के दौर में यही हुआ है, कोई हमें रोक नहीं सकता, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, प्रेशर कोई हो भी नहीं सकता। और कौन सा प्रेशर ऐसा होगा जो आपको ये इस काम से रोकेगा कि वो लोग जो आपके मुल्क में आपके कवानीन की पाबंदी नहीं करते, आप उनको कुछ कहें मत। तो इन आबादियों में, इन लोकेलिटीज में आपकी बात ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब काफी हद तक ये रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। और आपने दुरुस्त फरमाया, कराची के कुछ इलाकों में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, इवन पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज में भी ये लोग काफी बड़ी तादाद में हैं और उन्होंने काफी वहां पर अपना एक होल्ड सा बना लिया है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर स्टेट चाहे, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इनको रोका ना जा सके। और ऐसे लोग जो इन चीजों में इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, उनको आपको पूरा हक हासिल है कि आप उनको अपने मुल्क से निकालें। अभी जैसे गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है, ये पहले हो जाना चाहिए था। एनी हाउ देर आए दुरुस्त है, अगर अभी भी ये फैसला फाइनली कर लिया गया तो मुझे उम्मीद रखता हूँ और हम सब उम्मीद रखते हैं, बल्कि काफी हद तक उम्मीद रखता है कि गवर्नमेंट की विल इस दफा स्ट्रांग है और इस पर अमल भी किया जाएगा ताकि लोगों को। अमानुल्लाह साहब को भी मैं जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वजीर कानून बलूचिस्तान से, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमानुल्लाह साहब, सर ये इशू काफ़ी ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है और वाकई में अब पाकिस्तान इनका बोझ नहीं उठा सकता है अफगान मुहाजिरीन का। इनको हमने जगह दी, पनाह दी उस वक्त जब इनके मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है जंग चल रही थी, दीगर मामला थे, लेकिन ये पनाह गुज़ीन वापस जाने चाहिए। ये पाकिस्तान की शरीयत इनको किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है, ले लेते हैं, फिर गैर कानूनी कार्रवाइयों के अंदर किसी ना किसी तरीके से मुलविस होते हैं, दहशत गर्दाना कार्रवाई मुलविस होते हैं। सर कानून क्या कहता है इनको वापसी भेजने के हवाले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाकिस्तान के निसफ सदी की तारीख है। 1978 से लेकर 2023 तक जो है ये सिलसिला, जब रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने मुजाहिमत की, अमेरिका ने मुजाहिमत की, तो तमाम इस्लामी तो हर जगह पर ये मुजाहिमत थी और इसके बाद रूस को वहां से भगाने में मजबूर किया। मगर बदकिस्मती यह है कि हमारे अपने सिस्टम के अंदर ऐसी कमजोरी थी 50 साल पहले कि जी सर, अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। उन्होंने सबको
और उसके बाद जब वहाँ सेटलमेंट हुई तो वापस चले गए लोग। और इसी तरह सऊदी अरब ने जंग शुरू करा दी, से अपने लोग भेजे और अपने लोगों को भेजने के बाद उससे कोई नुकसान, सारा नुकसान 50 साल से आज तक पाकिस्तान उठा रहा है अफवाहों की वजह से। नुकसान के अंदर हजारों लोग जो है शहीद हुए, अरबों रुपए के हमारे तबाह हुई है, हमारे रोजगार, हमारे जराए, हमारे वसाइल, हमारे जंगल, हमारे फसल, तो खुदकुशी है तो तमाम से ज्यादा हम पर जो है बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं समझता हूँ इनफ इज इनफ। अब हमें इसको जो है इसी तरह लेना चाहिए, इस हमले को हमने नाकाम करना है, हमने अपने मुआशरे को बचाना है। ये तो मुहाजिरीन का हक नहीं है कि हमारे घरों के अंदर आकर ठहरे। अगर उनको हमदर्दी भी करना है, युवाओं को हमदर्दी करना है, किसी इदारे भी करना है, उनको बॉर्डर के अंदर रखा जाए, वहां पर उनको सारा कुछ होता है। सर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है, शायद सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो काइंडली सर ऐसी जगह पर आ जाएं जहां पे सिग्नल ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकें, फिर मैं सर आपसे मजीद में मैंने बात करनी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ये जैसे कहते हैं ना कि अब उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होती जब तक पानी जो है ना वो नाक के ऊपर तक नहीं आ जाता। अब क्या वाकई में वो नहज आ चुकी है कि एक तो पाकिस्तान की मईशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, फिर इनके आने से जराइम पेशा, जो एक तो मैं सिर्फ जराइम पेशा की बात कर रहा हूँ, जो वाक़यात है उनमें इजाफा हुआ है, फिर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। तो सर मेरा फिर बुनियादी सवाल आपसे कि अभी तक हुकूमत को ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती या वापसी भेजने के वाले से कोई इकदामात नहीं उठाती? जी मेरा ख्याल मजबूरियां कोई नहीं थी, कंसेंसस की बात होती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्ली शायद इतनी नहीं रही गवर्नमेंट्स में और मुख्तलिफ हमारा जो अदारे हैं उनके दरमियान, कि ये काम अकेले गवर्नमेंट का नहीं होता, सब ने मिलकर करना होता है। बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। और अभी माजी में हमने बहुत सारी इसके इफेक्ट्स भी देखे हैं, हमने बहुत इस चीज की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहरहाल जैसे आपने कहा अभी वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, अगर गवर्नमेंट ने फाइनली एक डिसीजन ले लिया, लेकिन हम तो इनको कहीं ना कहीं भाई तसव्वुर करते हैं, हमें भाई तसव्वुर करते नहीं। आपने देखा होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब भी मैच होता है, चाहे स्टेडियम हो, उसके बाद भी जिस तरह की तूफान बदतमीजी है, या पाकिस्तान के बाहर जब भी मैचेस हो, स्टेडियम के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर परचम लहराए जा रहे होते हैं। सर दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की आज़ादी किसी और मुल्क के शहरी को दी नहीं जाती है जितना कुशादा दिल का मुजाहरा हम लोग करते हैं। जी न सिर्फ ये बल्कि जितना पाकिस्तान इनको लुक आफ्टर किया, शायद इन लोगों ने अपना खुद भी आज तक इतना ख्याल नहीं रखा हो। ये मैं कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप देखें आज प्रेजेंट टाइम में जो आजकल की अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है, दुनिया का कोई मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इनके अकाउंट्स मुंजमद है, इनके साथ किसी के सफारती ताल्लुकात नहीं है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ है। आज भी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान एक वाहिद विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका कॉन्टेक्ट है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अफगानिस्तान में मसला उठाया कि इस तरफ तवज्जो दें। हम आज भी इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और आपका बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की तरफ से वो गुस्सा, वो नफरत कम होने को नहीं आ रही। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, प्रोपेगेंडाज है। इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा वहां पर इन्वॉल्व रही है पिछले 10 साल से, बल्कि एक दहाई से ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ पैदा कर दी गई है। हमने सफर भी बहुत किया है, हमने इनको लुक आफ्टर भी बहुत किया है और इनकी तरफ से रिस्पांस वो देखने को नहीं मिला। लेकिन भी फाइनली जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है तो आई एम वेरी श्योर कि इस वक्त गवर्नमेंट की रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग है। अभी कम से कम इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बिकॉज आपने जैसे फरमाया कि ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, हमारे मुल्क की दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत डिमोरलाइज्ड है बहुत सारे एरियाज में, बिकॉज इनका टाइप इनकी जो काइंड ऑफ बिजनेस जो ये करते हैं इलीगल बिजनेस है। हमारी मार्केट बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती है वहां से। तो हमारे इलाकों में आके इन्होंने बहुत सारे इलाकों में ऐसा गलबा इन्होंने वहां पर पैदा किया गया कि लोकल्स जो है अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है अभी इनको एक तो जो इलीगल है वो वापस जाएंगे, जो रजिस्टर्ड भी हैं उनको भी कैंपों के हद तक हमें महदूद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहते तो सिंपली अपने मुल्क में वापस जाएं। आई थिंक इसके अलावा भी हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बहुत हो चुकी है, हमने बहुत नुकसान उठा लिया। चलें ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अमानुल्लाह साहब भी क्योंकि हमारे पास वापस आ गए तो उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता है। अमानुल्लाह साहब ये बताइए कि निगरां हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि इतना बड़ा स्टेप उठा सके, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने तो नहीं उठाया ये स्टेप, निगरां हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि अफगान मुहाजिरीन को भेजा जा सके या कानूनी तौर पर उनको वापस उनके मुल्क रवाना किया जा सके, या जब इलेक्टेड हुकूमत आएगी वही स्टेप लेगी?
लेकिन ये तो लायक इशू है, तो निगरान हुकूमत का काम ही है कि मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसके अंदर लिखा हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल, अगर जब कभी मामला होगा तो ये जो भी हुकूमत मौजूद होगी, निगरान तो उसका नाम है, मगर हुकूमत के पावर्स तो वही है जो कुछ किसी भी। लेकिन सर डे टू डे अफेयर चलाते हैं ना, डे टू डे अफेयर चलाते हैं, सलामती भाई, मुल्क की सलामती पर हमला हो। जी सर। अच्छा, गालिबन शायद सिग्नल्स का शोर। सर आप क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, ये डे टू डे अफेयर्स निगरान हुकूमत के इख्तियारात हैं, क्या उनके पास ये इख्तियारात हैं, मैंडेट है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है? जी बिल्कुल इख्तियार है। डे टू डे अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश संगीन मसाइल और मुश्किलात के बारे में वो डिसीजन नहीं ले सकती। गवर्नमेंट ऑफ द डे है और वो जो डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं जो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में हो। ये गेम पर नहीं लिखा हुआ कोई नहीं ले सकते। वह मुल्क के बहरहाल गवर्नमेंट तो वही है ना जी। आज पाकिस्तान में एक हुकूमत है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तुम्हारा अपना अरेंजमेंट है और उसमें कुछ चीजें हैं जिसमें शायद उनके पास मैंडेट ना हो, लेकिन इस तरह के डिसीजन जिनका ताल्लुक बराह रास्त मुल्क की सलामती के साथ हो या मुल्क के कुल दरपेश मसाइल के साथ हो, उसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है। और ऐसे फैसले जिनसे अवाम को भी कोई इख्तलाफ ना हो, जिससे किसी को एतराज भी ना हो, अवाम की भी हमायत हासिल हो, जिससे अवाम को फायदा हो रहा हो, चाहे वो कुछ मुआशी फैसले हैं या कौमी सलामती के फैसले हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और आई थिंक इट्स राइट डिसीजन कि उन्होंने फैसला लिया और चूंकि तमाम अदारे उनके साथ हैं, एपेक्स कमेटी में डिसीजन हुआ है, तो अभी इसका मतलब ये है कि वो तमाम और इस सारे अगर इस अमल में ड्यूरेशन निकाला जाए, कितना टाइम लग सकता है आपको लगता है कि जो ये अफगान मुहाजिरीन उनको वापस भेजने में, क्योंकि ऑब्वियसली मुज़ाहमत तो काफी होगी इसमें? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत टाइम लगना चाहिए। मुज़ाहमत जो आप कह रहे हैं वो थोड़ी रेजिस्टेंस ये हो सकती है कि ह्यूमन क्राइम मचेगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी बीच में, शायद हमारे मुल्क के अंदर से कुछ एलिमेंट्स आ जाए, उसको पॉलिटिकल इशू बना लें, कि ह्यूमन राइट्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन की फिर उनकी आंखें खुलनी शुरू हो जाए। बट दो फेजेज है ना जी। पहले तो वो लोग जो इलीगली रह रहे हैं उस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती, उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर जो रजिस्टर्ड है वो उनको कम से कम कैंपों तक महदूद किया जाए, तक मजबूरी तक रह रहे हैं, तो फिर उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के बोनाफाइड यहाँ पर सिटीजन को है, क्योंकि ये मुहाजिरीन है बहरहाल। तो मुहाजिरीन को किसी चीज की इजाजत नहीं दे सकती कि मुल्क के तूल में फैल जाए और वही सारे काम करें जो कि जिन पे लोग, कुछ पे लोगों को एतराज भी है या बिजनेसेस में घुस के हमारी सोशल लाइफ को अफेक्ट करें। बिकॉज अगर उन्हें यह करना है, उनका अपना मुल्क है, वहां पर जाए, सब कुछ करें। उधर भी वहां पर बाजार लोग, उनके ख्याल में अमन भी है, लोग रह भी वहां पर रहे हैं। एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि निजाम मुल्क का चला रही है। हमारे मुल्क में रहेंगे तो इस पर कोई शक नहीं कि उनको हमारे लोकल रूल्स, मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक रहना। ब्रिगेडियर साहब मुझे एक ब्रेक लेना है, अमानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, एक ब्रेक लेंगे जनाब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ मजीद सियासी गुफ्तगू करेंगे नवाज शरीफ के आने से कि वाकई में मुल्क में मसाइल बिल्कुल ही हल हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो तकरीबन 2 महीने पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो भी नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, तो वो जो एक कामयाबी की कुंजी थी वो नवाज शरीफ साहब ने फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बताई? उनके दौर में क्यों पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, डॉलर बिल्कुल 350 के करीब पहुंच गया, बेरोजगारी इससे ज़्यादा बढ़ गई, उस वक्त हालात इतने बेकार या साजगार आवाम के लिए क्यों नहीं थे? एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम रोखड़ी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कुछ सियासी मामलात पर उनसे डिस्कशन करेंगे। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये नून लीग के आप बयानात तो देख रहे होंगे, कभी शहबाज शरीफ साहब, कभी मरियम नवाज साहबा, ये अक्सर व बेशतर इस तरह की बात करेंगे जनाब जैसे सारे मसलों का हल नवाज शरीफ की आमद है। और उन्होंने कहा 2013 से लेकर 2018 तक का दौर देख लें जनाब, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, उसके बाद फिर एक शख्सियत को उतारा गया, उस शख्सियत ने पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। चले अगर 2013 से 2018 की मैं बात कर लूँ, बेहतर था मामलात, बिजली के काफ़ी मंसूबे लगे, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत थी, उस पर काफ़ी कमी आई सर। लेकिन ये 16 माह भी तो शहबाज शरीफ साहब के ही थे ना, ये नून लीग के नहीं थे। देखें, पहली चीज ये है कि जो पुरानी भी गवर्नमेंट्स थी उनसे भी लोग खुश नहीं थे और एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसको हम तमाम को भरना चाहिए। जो पढ़े लिखे नए नौजवान थे या यूनिवर्सिटीज के या वो लोग
जो उस एक मौरूसी या एक कन्वेंशनल सियासत से तंग आ चुके थे, कि जिसमें कल्चर ये था कि पटवारी के पास भी जाना है तो MPA की सिफारिश चाहिए, रजिस्ट्री मुहर्रर के पास भी जाना है तो जब तक सिफारिश ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक पुराना सिस्टम राइज था जिसकी तंग आकर लोगों ने उम्मीद की समझते हुए 2018 में वोट डाला, एंड दे थॉट कि नई पार्टी आ रही है वो तमाम पुराने जो उनके मसाइल हैं उनको हल करे। तो अगर ये कहें कि पहले लोग राजी थे सारे या पहले लोग बड़े मुतमईन थे, तो नहीं, ये कंडीशन पहले भी नहीं। अच्छा, 2018 के बाद जब उम्मीद के लिए या एक तब्दीली के लोगों ने वोट डाला, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी वो जो तमाम तब्दीलियां के ख्वाहिशात थी, यानी जो वो देखना चाहते थे पाकिस्तान में कि मेरिट का नफाज होगा, करप्शन खत्म होगी, या वो तमाम अच्छी चीजें जिनको वो सुनकर इस तरफ आए थे, तो 3.5 साल में उनकी वो तमाम उम्मीदों पे पानी पड़ गया। अच्छा, फिर उसको जो गवर्नमेंट जब वो गई तो उन्होंने उसको एक इमोशनली कैश किया, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों के इमोशन के साथ खेलना हमेशा से आसान रहा है। कभी आप मजहबी कार्ड प्ले कर सकते हैं, कभी किसी सूबाइयत का, सूबे का कार्ड, कभी लिसानियत का, कभी एंटी अमेरिका बयानियां, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये कार्ड खेल खेल कर इस कौम के साथ ये मजाक जारी रहा। ठीक है सर। फिर आ गई 16 महीनों की गवर्नमेंट। तो 16 महीनों की गवर्नमेंट से भी जो इतनी पुरानी मामलात थे वो कोई एकदम ठीक तो होने नहीं थे, और वो भी एक बहुत जोड़ करके एक गवर्नमेंट उनकी बनी। तो मैं पहली चीज तो इससे भी एतराज भी करता हूँ और इससे इत्तेफाक नहीं करता कि आज कोई भी अगर ये कहे कि जी 2013 में बहुत लोग खुश थे या फलाने में बहुत खुश थे, नहीं, लोग नालां थे। लोग इस कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से पहले भी नालां थे, और इस वक्त लोग और ज्यादा मायूस हैं क्योंकि तब्दीली के नाम पर जो कुछ वो देख चुके हैं, प्लस दोबारा अगेन गोइंग बैक टू द सेम चैप्टर। अगर आप समझें कि लोग राजी हैं तो लोग राजी नहीं हैं, लोग नालां हैं। सर, दूसरी चीज होती है लोगों की बात आपने जो बात की है ना, बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं फिर एक चीज और भी आपको ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, जो आपने कहा ना कि ये जो एंटी अमेरिका का जो बयानिया है ये काफी ज्यादा चलता है, फिर वो एक आजादी वाला कार्ड भी खेला गया कि जनाब ये हम गुलाम हैं, ये तमाम चीजें अपनी जगह पे। लेकिन फिर भी अब मैं आपसे सवाल बेसिकली ये करना चाह रहा हूं, अभी भी आप बाहर निकलेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो हो सकता है मेजॉरिटी की राय यही हो कि भाई वो तहरीक इंसाफ को शायद वोट देना चाहते हो सकता है मेजॉरिटी की राय। सर, उसमें उनकी मुखालिफ सियासी जमातों के बयानिया का स्ट्रांग ना होना ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर ये 16 माह की जो हुकूमत थी, इसकी बदतरीन कारकर्दगी, महंगाई का उरूज, बेरोजगारी का उरूज, हर चीज का आप समझ लें कि हर चीज बेहंगम सी थी, उससे उस बयानिया को और ज्यादा सबकत मिली। सर देखिए ना, 2018 के बाद जब इनकी गवर्नमेंट गई पीटीआई की, तो गवर्नमेंट जाने से पहले इतनी बुरी हालत थी कि 2018 में तो आई थी इनकी हुकूमत। 2018 के बाद की बात कर रहा हूं, जब ये अभी रिसेंट गई और नई गवर्नमेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उनकी गवर्नमेंट गई, तो उससे पहले पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी बुरी हालत थी कि बल्दियात के इलेक्शंस कराने से पंजाब में हम लोग उस वक्त पार्टी में थे, डर रहे थे कि अगर बल्दियात के इलेक्शन हुए तो हम हार जाएंगे। बात यह है कि लोग रहते होते हैं हाल में, लोग प्रेजेंट में रहते हैं, लोग कभी भी आगे का फ्यूचर या उन चीजों में नहीं रहते। लोगों को जो मसाइल प्रेजेंट में दरपेश हों और जो भी हुकूमत हो, तो सारा वबाल उस हुकूमत पे गिरता है। मैं अपनी बात को फिर वापस लेके जाता हूं कि लोग इस वक्त तमाम जो एक सिस्टम पुराना गुजर चुका उससे भी, और ये जो तब्दीली वाला ख्वाब था इससे भी, लोग इससे नालाएं और लोग इससे तंग हैं। लोगों का मसला है मुईशत, लोगों का मसला है महंगाई, लोगों को चाहिए बेहतर रोजगार, लोगों को चाहिए सिक्योरिटी, लोगों को चाहिए कि वो अहम लिए जाए। लोगों के साथ जो मजाक हो रहा है या लोगों के जो बच्चे जो आगे जिनका फ्यूचर है, तमाम सीरियस लोग उसके बारे में परेशान हैं। अब अगर कोई ये कहे, जितने भी हम पुरानी पार्टीज हैं या जो 2018 के बाद भी लोग आए, वो अगर ये कहें कि जी हम बहुत कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग एतबार करने को हरगिज तैयार नहीं है। मैं बात जहां पे कर रहा था कि एक होता है पार्टी वर्कर का चार्ज होना, वो एक अलहदा चीज होती है। एक होती है पब्लिक आमत उन्नास का रवैया या उनकी जो सोच है
वो वैसा नहीं सोच रहे जैसा कुछ सोचवाने की या सोचने के लिए कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं, या कोई भी पार्टी इस वक्त ये समझे कि वो स्टेज के ऊपर खड़े होके जलसे जुलूस करके अपना नैरेटिव लोगों को करके उनको मशहूर कर लेगी या उनको अपने किसी बयानिए के साथ साथ मिला देगी, क्योंकि ये सारे बयानिए पिट चुके हैं। ये सारे बयानिए, ये सारी वो जो एक आइडियलिज्म की पॉलिटिक्स चल रही थी और एक इमोशंस के साथ चला के एक फिल्मी टाइप दुनिया की पॉलिटिक्स, इसका खात्मा हो चुका है। फिक्शन पे चल रही थी, ये ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो लोग अभी रियलिज्म की तरफ आ गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी रियलिज्म की पॉलिटिक्स करना होगी, जिसकी तरफ तवज्जो अभी तक नहीं है। यूनिवर्सिटीज, पढ़े लिखे बच्चे, बच्चियां, नए जो आपके वोटर्स हैं, वो उनको उनके ख्वाब या उनकी जो डिमांड या डिजायर्स हैं वो डिफरेंट हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हैं, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो रूरल है। दुरुस्त है। और उनको अपने पाकिस्तान की प्रेजेंट पोजीशन का भी मालूम है। मैं एक और बात करता हूं कि पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में ठीक है, मामला कुछ दुरुस्त होना शुरू हुए, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, आपका बॉर्डर्स और ये सारी चीजें कंट्रोल होना शुरू हुई, तो लोगों में एक उम्मीद की किरण। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, रहनुमा भी हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बात उन्हीं के हवाले से हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अगर आप इजाजत दें, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त अगर चीजें देखी जाएं तो ये ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे सब सही हो जाएगा। मतलब मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू भी कुछ इसी तरह की है कि चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2013 से 18 तक का दौर था, वो सबसे बेहतर दौर था। सर फिर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर हर चीज की कुंजी नवाज शरीफ साहब के पास है, तो कुंजी उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बताई, जिनकी हुकूमत अभी 1.5 महीने पहले ही खत्म हुई है। बहुत शुक्रिया जी। आप कोई इस पे रिसर्च पेपर लिख लें, जी, कोई एनालिसिस कर लें, ज़ियाउल हक साहब के दौर का कर लें, उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के दौर का कर लें, पीछे चले जाएं अयूब साहब की बात कर लें, याहिया साहब की, सिकंदर मिर्जा साहब की, और 2-4 चीजें ऐसे अपना पैमाना रख लें और उसके ऊपर परख लें। सर मैं मुझे अच्छा चलें, पहले आप कंप्लीट करें बात। जी, आप ही को करना होगा, आप सहाफी हैं, सहाफत का यही काम है कि वो मेरे जैसे एक लेमैन को पूरे अदादो शुमार के साथ बताए कि ये आपका भला है और इसमें आपकी बुराई है। सर कंप्लीट। मुझे नून लीग की नुमाइंदगी करनी है, और आपका सवाल ये है कि अगर सारे जो हैं हल नवाज शरीफ साहब के पास हैं बकौल मरियम साहिबा, मैं मरियम साहिबा की बात नहीं करता, शहबाज साहब की बात नहीं करता, मैं एक आम पाकिस्तानी, एक पॉलिटिकल वर्कर और एक देहात में रहने वाले फर्द के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी। 2013 में जो पाकिस्तान था, मेरे लिए खाद की एक बोरी मिल रही थी 4,400 रुपए में। सही है। 2015 तक मियां नवाज शरीफ ने, जो उस वक्त वजीर आजम थे, वो उसको लेके आए 2,300 रुपए पे, और मैं इस काबिल हुआ कि मैं डबल खाद डाल सकूं और फसल अच्छी हो जाए। सही है। 2013 में बतौर किसान में अगर ट्यूबवेल चलाता था आपाशी के लिए, या मैं चारा काटने वाली मशीन या पानी भरने के लिए अपने घर का पंप चलाता था, तो मुझे हर आधे घंटे बाद 2-3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता था। सही है। मुझे एक आम आदमी के तौर पे सफर करते हुए पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए खंडर बनी हुई सड़कें मिलती थी। मैं क्योंकि ओवरसीज हूं और मेरी तहसील सारी बाहर रहती है खारियां, तो हमें इस्लामाबाद का वो पुराना एयरपोर्ट भी याद है जो 2013 से पहले था, और आज का नया इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी याद है। ठीक है। आप चित्राल में बसने वालों से पूछ लें कि लवारी टनल कब शुरू हुई, किस किस ने काम किया, और फिर वो पाया तकमील को कब पहुंची। आप नीलम जेलम पे चले जाएं, वहां पूछ लें कब बोर्ड लगा, कब तख्ती लगी, कब मुकम्मल हुआ, किसने कितना काम किया। तो आप किसी भी जाविये से, आप बलूचिस्तान में चले जाएं। अब सर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। आप 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 में मैं डॉलर का मवाजना कर लेता हूं, क्योंकि सर आप जो चीजें बता रहे हैं ना, ये एक आम इंसान की जरूरत होती तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। महंगाई। अच्छा कैसे नहीं सर? देखें भाई आपने कैसे कह दिया? मेरा सवाल तो पूरा सुन लिया करें ना। जी मैं आपने मेरी नफी की है। जो मेरा सवाल तो सुने ना पहले पूरा। पाकिस्तान के अंदर जी
काश्तकार आबादी कितनी है और खाद किन की जरूरत है। पाकिस्तान का कौन सा एक आदमी है जिसको खाने पीने की अशिया नहीं चाहिए। आपने देखा जब इमरान खान ने मेरी इकट्ठी की हुई गंदम मुल्क से बाहर भेज दी तो मुझे आटा कितने में मिल रहा था। और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कितने में मिल रहा था सर? जी, शहबाज शरीफ साहब आए थे, जब एक खेत को 4 साल आप उजाड़ें तो उसे बसाने में 8 साल लगते हैं, याद तो आने से पहले उनको ये भी बताना चाहिए था कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ इमरान खान को हटा रहा हूं। नहीं, इमरान खान को हटाना जरूरी था ना। किसने कहा नहीं जरूरी? जो शख्स ये कह रहा है कि जी कल आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, कल आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं, वो उन्होंने अपनी हुकूमत जाने के बाद कही थी सर, पहले नहीं कही थी। मैं भी थोड़ी सी तस्वीर आपको कर देता हूं। हुकूमत होते हुए वो क्या फरमा रहे थे? क्या फरमा रहे थे वो भी बता दीजिए। बताया ना, मैं 50 लाख, वो फरमा रहे थे मैं 50 लाख घर दे रहा हूं। सही है, मुझे कोई 2-4 घर बता दिए। सर आज जो बिजली इतनी महंगी मिल रही है सर, मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये, आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, 2013 से लेकर 2018 तक लोड शेडिंग पंजाब में इस तरह थी कि 1 घंटे की लाइट आती थी और 1 घंटे की चली जाती थी। लेकिन सर आईपीपीज फिर किसके दौर में लगे थे सर, जिसकी वजह से आज बिजली महंगी मिल रही है? देखिए भाई, अगर आप मुझे किसी प्रोग्राम में मौका दें तो मैं एक पावर प्रोजेक्ट लाके कब लगा, किस मुआहदे के तहत लगा और कितना हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपके सामने ला दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो जो सस्ता गैस का मुआहदा था जिससे हमारा भिक्की पावर स्टेशन चलना था, बल्लो की कसूर वाला चलना था, हवेली बहादुर शाह चलना था, जिससे हमारा नंदीपुर वाला चलना था, जिससे हमने सिंध में गुद्दू के मुकाम पे जो है वो चलना था, वो गैस किसने मुआहदा तोड़ा? इमरान खान साहब ने तोड़ा। मेरे जो 2 LNG टर्मिनल लगे हैं गैस इंपोर्ट करने के लिए और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए, वो किसने खत्म किए और महंगे मुआहदे किसने किए, ये भी आप जरा बता दीजिए। वो जो एटमी पावर प्लांट जो लगाए थे नवाज शरीफ ने, उसमें चश्मा वाला अभी तैयार हुआ है, कराची वाले 2 पहले तैयार हो गए थे। वो जो 2 वहां लगने थे अपना मुजफ्फरगढ़ में M1 M2, उसकी फाइनेंशियल क्लोज क्यों नहीं बना? इमरान खान साहब के 4 जो साल थे उसमें कोई एक प्रोजेक्ट बना। सर मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बता, आज शहबाज शरीफ साहब, सर पहले आप सवाल सुन लें सर, मेरे जाफर साहब पहले सवाल सुन लें, पहले सवाल सर मेरा आपसे बुनियादी सवाल, ये भी टाइम जरा मेरे पास भी कम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब आज जब गुफ्तगू कर रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं कि देखें 2013 में 2018 के दरमियान ये हुआ, उस वक्त तो पंजाब के वजीर आला थे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, लेकिन जब वो वजीर आजम बने उनको अपनी कामयाबी बतानी चाहिए ना। उन्होंने क्या ये नहीं बताया कि पेट्रोल हमने कितना महंगा कर दिया, डॉलर कितना महंगा हो गया, बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हमने IMF के मुआहदे की वजह से हमने महंगाई करनी पड़ गई, हमें बहुत सारी मुश्किल फैसले करने पड़ गए, लेकिन वो मुश्किल फैसले हुकूमत में आने से पहले बताने चाहिए था ना सर। देखिए, हुकूमत मिलनी थी तो फिर हमारा किरदार शुरू होना था, पर हम आज बिल्कुल कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए। वो जो लोगों की ख्वाहिश थी कि इस मुल्क पे एटम बम गिरा दीजिए, ये श्रीलंका बनने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो लोग जो इस मुल्क के वजीर आजम रहे, वज़रा खजाना रहे, उनकी टेलीफोनिक टेपें आपने सुनी है? तो सर फिर आज वो कहाँ है, ये आपको भी पता होगा, कर दीजिए जी सर। वो आज कहाँ है ये आपको भी पता होगा। मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। अच्छा, जिन्होंने मुल्क उजाड़ा आप उनकी बात नहीं करेंगे? सर मैं उनकी बात उनके लोगों से करूंगा, मैं तो आपकी बात आपसे करूंगा। रोगड़ी साहब, अच्छा चलें जाफर साहब, मेरी बात ये है कि वो डिफॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाया। मेरी बात ये है कि वो हालात जिस तरफ जा रहे थे उनको रोका। वो जो 4 साल का कबाड़ था, 4 साल की गलत पॉलिसियां थी, 4 साल की नाहलियां थी। सर वैसे हमारी सियासत का ये अलमिया है कि जो पुरानी बात हम कर रहे होते हैं कि भाई ये था, अब आज नवाज शरीफ साहब की 2013 में हुकूमत आई थी ना, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ने 2008 से लेकर 12 तक का सत्यानाश कर दिया। फिर आपकी हुकूमत जब गई तो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने भी ये दावा किया। अच्छा मैं सर मैं रोकड़ी साहब से पूछ लेता हूं सर, अगर कोई ये दावा सुनिए ना जी, जिन्होंने दावा ये किया उन्हें पूछिए कि आप पेशावर से चल के सखर जिस मोटरवे पे जाते हैं, लाहौर से चल के सखर जाते हैं, वो तबाही का बाइस बना। उनसे पूछिए कि हजारा मोटरवे का मेरा शायद इंटरव्यू आपने सुना नहीं था, मैंने ये कहा कि 2013 से लेके 2018 तक लोग खुश थे। रोकड़ी साहब ने इससे इख्तिलाफ किया, मैंने कहा कि फिर भी बेहतर थे, हालात बहुत बेहतर थे। इख्तिलाफ देखिए, अरे सर एक तो आप सवाल पूरा नहीं सुनते हैं वैसे सर। अच्छा सर रोकड़ी साहब, करने दीजिए उन्हें। रोकड़ी साहब सर क्या कहेंगे सर, ये
जाफर साहब मान नहीं रहे चीजों, कह रहे थे कि सारी चीजें बेहतर थी। मेरा सवाल यह था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में सब कुछ अच्छा था, तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्यों बुरा था? सर मैं और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज की हमें जरूरत है हम उस तरफ जाएं। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस फेज में पहले थी ना, कि सादा लोग थे, उनको इतने आइडिया नहीं थे, कुछ लोगों को अवेयरनेस होती थी, जिनके पास वसाइल हैं वो एजुकेशन में जाते थे। अब लोगों को बहुत चीजें पता है। हमने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, हमने नहीं की। हमारी जो मादनियात हैं उनको, उन माइंस को लूटा गया है। हमने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को जोर नहीं किया। हमने अपनी जो ज़राअत है उसको बहुत डिफिकल्ट रखा। ये तो आज कुछ अरसे से अजनास की कीमतें बढ़ी हैं तो जो जिम्मेदार है वो कुछ खुशहाल हुआ है, नहीं तो ना पिछले बहुत अरसा तक चाहे चीज़ें सस्ती थी लेकिन अजनास की कीमतें इतनी कम थी कि जिम्मेदार की कंडीशन बेहतर नहीं थी। बेनज़ीर के दौर के अंदर एक दफ़ा कपास की कीमतें बहुत अच्छी हुई थी। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इन चीजों सारी से आगे निकली है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौर था। दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही थी, लेकिन हमारा जो कन्वेंशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें हम पाकिस्तान को अपग्रेड नहीं कर सके। इस चीज को हमें मानना चाहिए। तीसरी चीज कि पब्लिक को आपने राजी करना है। क्या पब्लिक राजी है इन तमाम चीजों से जो कुछ हो चुकी है? नहीं है राजी। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि उसको खत्म करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और पॉलिटिक्स को डिफरेंट स्टाइल में करने की जरूरत है। जलसे जुलूस ये वाली पॉलिटिक्स, इसका टाइम मिर्जा साहब गुजर गया है। अब डिलीवर करने की जरूरत है। हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं होने दिया। मैं कई दफा एक मिसाल देता हूं कि जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था और उस तमाम चीजों को आप ऑब्जेक्ट करें, हम ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन जब वो गया जनरल मुशर्रफ का टाइम तो पाकिस्तान को एक बहुत आला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मिला और पब्लिक का जो रिलेशन है या पब्लिक के जो मसाइल हैं वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनको पार्लियामान के अंदर बैठे हुए MNA या MPA के साथ या नंदीपुर प्रोजेक्ट जो उनके साथ इतना लेना देना नहीं होता। उनका डेली का जो मसला है वो लोकल गवर्नमेंट का है। हमने आके उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मुकम्मल एबॉलिश किया और आज तक हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं कर सके। पब्लिक की जो डिमांड है, जो जरूरत पब्लिक की है, हम उनको वो नहीं दे रहे। महंगाई इस वक्त शदीद है। मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहने का पहले भी यही था, अब भी यही कह रहा हूं कि जो लोग हैं वो इंस्पायर नहीं हो रहे हमारी इन तमाम बातों से कि पहले क्या था, पहले अब लोग गुजरते हैं हाल में से। जो प्रेजेंट टाइम में से गुजर रहे हैं उनका क्राइसिस है मईशत का। हमने मईशत को अपग्रेड करना है और हमने पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज करके कंपैटिबल होते हुए दुनिया के साथ आगे चलना है। हमें अपने पानी की हिफाजत करनी है। हमारा जो राइज कल्चर है, जो थाने कचहरी का, पटवारी का, थानेदार का, पोस्टिंग ट्रांसफर, DCO, डिप्टी कमिश्नर, मेरी मर्जी का, ये कल्चर है हमारे पास। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अपने किसी, चले सर टाइम की कमी है, मैं चाह रहा हूं सर आखिरी सवाल और कर लूं। आपके एक और पुरानी साथी ने एक आप ही की पुरानी जमात को छोड़ दिया है। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा यकीनी तौर पर, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आखिर में? देखें, उस्मान डार वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ऑल जो कुछ हुआ, उस्मान डार असल विटनेस है तमाम जो कुछ हुआ। उस्मान डार जो कुछ बोलेगा वो दुरुस्त बोलेगा क्योंकि ही वाज पार्ट ऑफ ऑल दैट गेम ऑन 9th May। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अहकामात तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ से था 100%, क्योंकि ही वाज पार्ट ऑफ दैट गेम। उसको ही वाज पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट इशू और कंप्लीट गेम व्हिच वाज प्लेड ऑन 9th May। और जो कुछ किया था, क्योंकि हमें तो मालूम है कि ये किसी और ने नहीं किया। इट वाज प्रिसाइजली प्लान्ड बाय दीज पीपल और उसको हेड किया इमरान खान ने खुद उस 9 May को, उसको डिजाइन किया। तो उस्मान डार से बेहतर मौके का गवाह और कौन हो सकता है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब का, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ शरीक थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।